हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेर और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहाँ पे हम लोग करेंगे जीएसटी अमेंडमेंट के एमसीक्यूज। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर ये एग्जाम में आ गए तो ये कैसे आएंगे, इसका फॉर्मेट क्या होगा वो आप डेफिनेटली समझ पाओगे। और एक 16(6) का दोस्तों एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो मैंने टारगेट किया है, जो 100% मुझे लग रहा है एग्जाम में आ ही सकता है, तो वो भी कवर कर लिया दोस्तों ऑन द रीसेंट अमेंडमेंट। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो एंड स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स जीएसटी अमेंडमेंट एमसीक्यूज। हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेर और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां पे हम लोग करेंगे एमसीक्यूज ऑन जीएसटी अमेंडमेंट। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये एक इकलौता वीडियो होगा पूरे के पूरे यूट्यूब पे जहां पे कोई आईडीटी फैकल्टी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो बकायदा जीएसटी के एमसीक्यूज भी क्या है आपसे करवा के ले जिसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, राइट। एंड दिस विल प्रिपेयर यू इवन मोर एंड मेक श्योर दैट आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। बट दोस्तों ये इनिशिएटिव के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना हेल्पफुल अगर जेन्युइनली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो, ठीक है। और अभी कमेंट कर देना बिकॉज दोस्तों आगे अगर आप कमेंट करेंगे 1 घंटे बाद या जो भी ये वीडियो का ड्यूरेशन होगा उसके बाद, तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो ये आपकी गुरु दक्षिणा होगी मेरे लिए। प्लीज मेक श्योर दैट वॉट एवर यू फील यू राइट इट, राइट। डन, लेट्स गो माय डियर फ्रेंड्स। शुरू करते हैं। सबसे पहला आरसीएम के केस में माय डियर फ्रेंड्स बात हो रही है मिस्टर शाहरुख कपूर की। क्या बात है। An unregistered individual who owns a commercial shop and rents it to Rajni Productions Private Limited, a registered person for 50,000 per month। तो दोस्तों कमर्शियल शॉप है, अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा आरसीएम माय डियर फ्रेंड्स। एंड आरसीएम के तहत रजनी प्रोडक्शंस जो है ओके वो टैक्स पे करेगा एज पर आरसीएम। बी, who is liable to pay tax when Mr. Kabadiwala, unregistered scrap dealer, is selling metal scrap to Tata Steel Limited, a registered person। तो दोस्तों क्लियरली यहां पे टाटा स्टील विल हैव टू पे टैक्स एज पर आरसीएम। ठीक है, रीजंस भी दिए दोस्तों, ऑप्शंस भी दिए जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ओके, सप्लाई की बात करें दोस्तों, इन अ मोटर व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम एबीसी इंश्योरेंस पेज 2 लाख टू इंश्योर्ड कंपनी विदाउट डिडक्टिंग सैलवेज। सैलवेज इज टेकन ओवर बाय एबीसी एंड सोल्ड टू स्क्रैप डीलर 20,000 रुपए का। ठीक है, अब आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्या इस केस में जब क्या है इंश्योरेंस कंपनी बेच रहा है स्क्रैप, क्या जीएसटी लायबिलिटी ट्रिगर होगा? यस। ओके, तो आज क्लियरली दोस्तों जीएसटी इज लेविएबल ऑन सेल ऑफ सैलवेज बाय ओके एबीसी इंश्योरेंस टू स्क्रैप डीलर। यस, तो सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। दूसरा, सैलवेज बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी ओके जब वो क्या है क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स पूरा का पूरा पैसा दे रहा है, ना कि पैसा काट के दे रहा है। ठीक है, डन। तो 2 और 3 ऑप्शन सही है, यानी डी वाला स्टेटमेंट सही है बॉस। ओके, नेक्स्ट, स्काईलाइन बिल्डर्स है दोस्तों, वो सेल करता है अपार्टमेंट टू मिस्टर अर्जुन 50 लाख रुपए का। मिस्टर अर्जुन पेज एन एडिशनल 5 लाख रुपए एज पीएलसी चार्जेस फॉर सी फेसिंग व्यू। क्या बात है, क्या बात है। ओके, बढ़िया सा भी एक वीडियो देखा था सी फेसिंग व्यू, मां कसम मेरे को दूरबीन लगा के देखना पड़ा कि अच्छा ओके वहां पे उस पार है। ओके, सी व्यू। द कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर बिल्डिंग हैज नॉट बीन इशूड, तो क्लियरली ये क्या है कंस्ट्रक्शन सर्विस है माय डियर फ्रेंड्स, एंड व्हिच इज व्हाई व्हाट विल बी द जीएसटी लायबिलिटी इन दिस केस। तो जीएसटी रेट ऑन कंस्ट्रक्शन सर्विस 5% है। ओके, पीएलसी चार्जेस 18%। तो दोस्तों ये क्लासिक एग्जांपल है कंपोजिट सप्लाई का, एंड विच इज वाई यहाँ पे ये नेचुरली बंडल्ड है। प्रिंसिपल सप्लाई दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, तो 5% के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 55 लाख का 5% इज 2,75,000। बी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करते हैं नेस्ले पीएलसी की, फॉरेन होल्डिंग कंपनी अलॉट्स ईसॉप्स टू एम्प्लॉयज ऑफ इट्स इंडियन सब्सिडरी कंपनी नेस्ले इंडिया एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी नेस्ले इंडिया। द शेयर कॉस्ट इज 1 करोड़ रीइंबर्स्ड ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस। तो ये ऑब्वियसली सब्सिडरी पैसा दे रहा है होल्डिंग कंपनी को। Additionally, Nestle PLC charges 2 लाख additional fee for admin charges to issue ESOPs. Okay, और ये obviously वो चार्ज करता है सब्सिडरी कंपनी को। What are the GST implications? Okay, तो क्लियरली 1 करोड़ का जो दोस्तों ESOPs इशू हुआ है वो ना गुड्स है ना सर्विस, वो सिक्योरिटीज है विच इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस। तो उसके रिलेशन में तो कुछ नहीं होगा, बट 2 लाख जो है वो क्लियरली दोस्तों सर्विस है।
इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और इसीलिए सब्सिडरी कंपनी उस पे आईजीएसटी आरसीएम के बेसिस पे पे करेगा। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही है, नो जीएसटी ऑन 1 करोड़ बट आईजीएसटी पेबल एज पर आरसीएम। परफेक्ट। लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। बात हो रही है दोस्तों XYZ गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड की इन गोवा provides online money gaming service to an unregistered customer in Maharashtra through its website. Total value is 5,000. As per GST rule, what additional detail must be mentioned in the tax invoice? तो दोस्तों अभी से ओके आप नेम ऑफ द स्टेट मेंशन जरूर करेंगे। ओके, नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द रिसिपेंट जरूर मेंशन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो दैट गवर्नमेंट को पता चल जाए कि ये आईजीएसटी अगर यहाँ पे लग रहा है तो बॉस सिंपल सी बात है उन्हें 50% कहाँ अलोकेट करना है। ठीक है, तो द टैक्स इनवॉइस मस्ट कंपल्सरी इंक्लूड द नेम ऑफ रिसिपेंट स्टेट which will be considered as the address on the record of recipient. Okay, as the address on record of the recipient. I'm so sorry. ठीक है, डन। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सीधा टाइम ऑफ सप्लाई की। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग NHAI which enters into an agreement with L&T Infra under hybrid annuity model for the construction, operation and maintenance of national highway for a contract period of 10 years. As per the contract, payments are made in installments with the due date for payment being 10th of the next month. ठीक है, तो ड्यू डेट वो है। तो बेसिकली यहाँ पे सीन क्या है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल। तो आज माय डियर फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं शॉर्ट में तो अगस्त आपका क्या है, मंथ है। ठीक है, उसका क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट मंथ होगा। ओके, अगस्त का 10th ऑफ होगा क्या, 10th ऑफ सितंबर। ठीक है, ड्यू डेट की बात कर रहे हैं। इनवॉइस रेज हुआ है 22 सितंबर को, पेमेंट हुआ है 25 सितंबर को। तो अगर ड्यू डेट के बाद इनवॉइस रेज हुआ है तो वो भाई लेट इनवॉइस रेज हुआ है, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। 10/9, 25/9 whichever is earlier, 10/9। सितंबर की दोस्तों बात करें तो सिंपल सी बात है, इनवॉइस रेज हुआ है 8 अक्टूबर को और ये आपका जो सितंबर मंथ है उसका 10th अक्टूबर को गया है ड्यू डेट था और 20th अक्टूबर इसका है पेमेंट का डेट। तो इनवॉइस जो है माय डियर फ्रेंड्स, ओके क्या सीन है इनवॉइस का, तो सिंपल सी बात है वो ड्यू डेट के पहले ही रेज हुआ है। तो अब हमको इनवॉइस का डेट काम का लगने लगा है, हम कंपेयर करेंगे 28/10 के साथ whichever is earlier 8/10। ओके, तो अगस्त का आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 10/9 एंड दूसरा आ जाएगा 10/9 एंड नेक्स्ट इज 8/10। ये है डी वाला पार्ट, यस ठीक है डन। इसमें एक्चुअली मैं एक और चीज बस ऐड करना चाहता हूं। देखो जनरली ये चीज कहाँ होती है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में। ओके, मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड कर सकता था कि ये क्वेश्चन और बेहतर बन सकता था अगर इसमें मैं क्या है और 2 महीना डाल दूं तो, बिकॉज तो क्या है वो 3 महीने का कंडीशन भी क्या है सेटिस्फाई हो जाता है फ्रेंकली स्पीकिंग। बट मुझे यहाँ पे मेरा एजेंडा यही था कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में कैसे हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं, वो NHAI के केस में कैसे होता है, बस वो दर्शाना था। राइट, स्पेशली व्हेन द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल। राइट, दूसरा स्ट्रक्चरिंग के फॉर्म से जो फ्लॉ था मैंने आपको बता दिया कि 2 महीने और डाल देते तो प्रॉपर क्या कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का डेफिनेशन भी सेटिस्फाई कर देता। ठीक है, तो आइडियली देयर शुड बी मोर देन 3 मंथ्स। ओके डन। सेकेंड दोस्तों बात करते हैं एयरटेल ऑप्स फॉर ओके एन अपफ्रंट पैसा ऑफ 600 करोड़ फॉर स्पेक्ट्रम लोकेशन। ठीक है, स्पेक्ट्रम लोकेशन क्या है, ओके 600 करोड़ का खरीदा है। DOT issued an invoice on 1st of September with payment due on 15th of September. The operator pays full on 10th of September. तो दोस्तों यहाँ पे इतना ही है, पेमेंट ड्यू कब होता है और पेमेंट एक्चुअली कब होता है whichever is earlier आपको देखना है। तो पेमेंट was due on 15th and operator pays the amount on 10th whichever is earlier, तो आ जाएगा 10th। ठीक है डन। अच्छा, इसमें बस याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, मैं NHAI के केस में एक और चीज बोल देता हूं, जब भी याद रखना वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल। ठीक है, तो इस केस में सिंपल सी बात है, ड्यू डेट के पहले इनवॉइस रेज हुआ है तो इनवॉइस या पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, ड्यू डेट के बाद इनवॉइस रेज हुआ है तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। दूसरा, व्हेन पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, उस केस में इनवॉइस अगर क्या है कंप्लीशन ऑफ इवेंट के पहले रेज हुआ है तो इनवॉइस या पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। और अगर मेरे दोस्त क्या हुआ बता,
करेक्ट, उसके बाद रेज हुआ है, कंप्लीशन ऑफ इवेंट के बाद इनवॉइस रेज हुआ है, तो फिर उसमें आ जाएगा क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स, ओके, इवेंट या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ओके, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, डन। नेक्स्ट दोस्तों सीधा बात करते हैं टुवर्ड्स प्लेस ऑफ सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें ओके 4-5 क्लैरिफिकेशन है दोस्तों, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ओके, कि इशारा किस बात की तरफ है। ओके, मेजर्स डेटा स्फीयर प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडियन DHSP डेटा हाउसिंग सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स डेटा होस्टिंग सर्विस टू स्काई क्लाउड INC बेस्ड इन कनाडा, ओके, तो हमारे इंडिया के सर्विस प्रोवाइडर दे रहे कनाडा को सर्विस, द पेमेंट फॉर द सर्विस इज रिसीव्ड इन USD, Sky Cloud INC further provides cloud-based applications and software services to its end users. What will be the place of supply, my dear friends? तो दोस्तों क्लियरली ये 13(2) का मामला है, ओके, जनरल प्रोविजन में आएगा एंड प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा क्या, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, ओके, क्या आ जाएगा, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। तो इस सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा इस केस में कनाडा, ओके, कनाडा आ गया, यस सर, ठीक है, डन, दैट्स इट, ओके, दैट्स इट, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कनाडा, ओके, वो ही आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स एज द प्लेस ऑफ सप्लाई बिकॉज 13(2) में वही है, ओके, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, अगर नहीं हुआ तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लाई, ठीक है, डन। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं, which of the following does not fall under services that are provided by a banking company or a financial institution to an account holder in ordinary course of business, ठीक है, तो आज यहां पे बोला which are does not fall, okay, does not fall, okay, fall नहीं, does not fall, okay, services that are provided by banking company, तो services requiring opening and operation of bank such as lending, deposit, safe deposit, तो भाई इट फॉल्स अंडर द बैंकिंग ऑपरेशंस, ट्रांसफर ऑफ मनी इंक्लूडिंग टेलीग्राफिक, इट फॉल्स माय डियर फ्रेंड्स, ओके, असेट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल फॉर्म्स ऑफ फंड मैनेजमेंट, पेंशन मैनेजमेंट, ये नहीं है बॉस, तो आंसर विल बी सी, ठीक है, डन। ये आप अकाउंट होल्डर को सर्विस नहीं देते, ठीक है, आप ये दे देते हो, ये देते हो, और ये बकायदा उन्होंने डेफिनेशन में दिया है, ठीक है, जीएसटी अमेंडमेंट करके दोस्तों मैंने एक पूरा लेक्चर लिया है, बाय द वे मैं बस बता दूं आपको, टेलीग्राम चैनल पे क्या है आपको मिल जाएंगे इसके नोट्स माय डियर फ्रेंड्स। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि बकायदा मैंने उसमें प्रोविजन एक्सप्लेन किया बाय द वे ऑफ डायग्राम, और फिर मैंने दोस्तों उसका क्या है नीचे एक सम भी बना दिया है, तो लास्ट मोमेंट पे बहुत हेल्प करेगा, डायग्राम सम, ओके, चलो फटाफट से अभी क्या है थर्ड बात करते हैं। HDFC बैंक कैन नॉट प्लेस न्यू दिल्ली ऑफर्स द फॉलोइंग सर्विसेज, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर GST फॉर दीज ट्रांजैक्शंस, ओके, तो भैया मेंटेनिंग NRE अकाउंट फॉर राज मल्होत्रा एन इंडियन सिटीजन लिविंग इन USA, तो क्लियरली दोस्तों ये एक अकाउंट होल्डर है, तो इसके रिलेशन में तो प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर ही, ओके, एज पर 13(8) माय डियर फ्रेंड्स, ओके, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है यहाँ पे, दिल्ली कनॉट प्लेस, ओके, तो न्यू दिल्ली इज द फर्स्ट आंसर। दूसरा प्रोवाइडिंग कस्टोडियन सर्विस टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स FPI, ये वो तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये 13(2) में मामला जाएगा, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट आ जाएगा एज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और वो है सिंगापुर, ओके, यस, तो आज दोस्तों इट विल बी न्यू दिल्ली एंड सिंगापुर, आंसर विल बी B, आर यू गेटिंग इट, यस। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एडविस्टा की, जो बेसिकली एन एडवर्टाइजिंग कंपनी है रजिस्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र विच प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव एडवर्टाइजमेंट सर्विस टू ग्लोबल लिमिटेड UK, द अग्रीमेंट इंक्लूडिंग प्लानिंग डिजाइनिंग एग्जीक्यूशन, ओके, द अग्रीमेंट इंक्लूड्स दिस, ओके, चलो अभी एडविस्टा प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 अग्रीमेंट्स, पहला ग्लोबल लिमिटेड फॉर एडवर्टाइजिंग सर्विस और दूसरा मीडिया रीच प्राइवेट लिमिटेड फॉर प्रोक्योरिंग मीडिया स्पेस एंड मॉनिटरिंग कैंपेन्स, ठीक है, डन। ग्लोबल पेज 50 लाख इन फॉरेन एक्सचेंज टू एडविस्टा, ओके, तो ग्लोबल पे करता है एडविस्टा को और एडविस्टा पे करता है मीडिया को, ओके, डन, ठीक है, इस तरह से चीजें है, ये 50 लाख पे करता है और ये आगे 20 लाख पे करता है, ठीक है। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय एडविस्टा टू ग्लोबल, ओके, तो क्लियरली दोस्तों एडविस्टा जो ग्लोबल को सर्विस दे रहा है,
ओके, ये एक एडवर्टीजमेंट सर्विस है और ये अगेन 12 में नहीं जाएगा बिकॉज वन ऑफ देम इज आउटसाइड इंडिया, तो ये 13(2) में ही जाएगा दोस्तों. लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ईयर इन दैट केस विल बी यूके. ओके, यस, बिकॉज दैट्स वेयर द रिसिपेंट इज एंड प्लेस ऑफ सप्लाई LOR आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. स्काईलाइन मीडिया LLC USA, a foreign client hires Brandwave Private Limited, an Indian advertising agency, to design and execute an advertisement campaign for Indian consumers. ठीक है, डन. तो आज स्काईलाइन जो है वो पे करता है 30,000 इन फॉरेन एक्सचेंज टू ब्रांडवेव. तो स्काईलाइन जो है ओके उसके बारे में देख लेते हैं कि स्काईलाइन जो है वो पे कर रहा है ब्रांडवेव को. ठीक है, कितना? 30 लाख. A representative of Skyline Media, that is Skyline Media Private Limited in India, coordinates with Brandwave. The target audience for the advertising campaign is Indian consumers. What will be the place of supply for GST purpose and does it qualify as export of service? यहाँ पे मेन इशू क्या है पता है कि स्काईलाइन के 2 जन काम कर रहे हैं. एक खुद वो कंपनी है वो, और दूसरा वो बोल रही है रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में है वो. कई बार बच्चे जो है ओके बिकॉज एडवर्टीजमेंट सर्विसेज सबको ही पता ही है, तो उसमें 13(2) में जाएगा. प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रिसिपेंट. अब क्वेश्चन ये आता है कि लोकेशन ऑफ रिसिपेंट है क्या? ओके, क्या वो USA है या क्या वो इंडिया ही है जहां पे दोस्तों ओके स्काईलाइन प्राइवेट लिमिटेड सिचुएटेड है? तो आंसर इज दिस. क्यों? क्योंकि रिसिपेंट वही होता है जो अपने जेब से पैसा देता है, और ये तो एक रिप्रेजेंटेटिव है. कोऑर्डिनेशन के लिए क्या रख दिया इसको? बिल भी किसके नाम का फट रहा है? स्काई लाइन मीडिया LLC, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, LLC. तो भाई सिंपल सी बात है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी मेरा एज अ सप्लायर वही होगा. क्या होगा? USA. ठीक है, डन. तो इसीलिए दोस्तों यहां पे सही आंसर क्या है बताओ? ओके, उसके पहले एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है कि नहीं वो बता दो. तो क्लियरली दोस्तों LOS कहां पे है? इंडिया. LOR कहां पे है? आउटसाइड इंडिया. POS कहां पे है? आउटसाइड इंडिया. क्या पैसा फॉरेक्स में मिला? यस, डेफिनेटली इट इज एन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस. ओके, तो कहां लिखा है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है भाई बताओ? ओके, तो क्लियरली दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई इज USA. इट क्वालिफाइज एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस सिंस ऑल द कंडीशंस ओके meets are being met. Okay, all the conditions of 13(2) of IGST are met. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बस इतना काट दो, ये ऑप्शन का ये इतना पार्ट मिसप्रिंट हो गया, सॉरी. ओके, बी इज द ऑप्शन. चलो आगे बढ़ जाओ. मीडिया कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड एडवर्टाइजिंग कंपनी रजिस्टर्ड इन बेंगलुरु facilitates an agreement between a foreign client UK and a media owner at Spears Limited in Chennai for broadcasting advertisement. ठीक है. What will be the place of supply for advertisement company and media owner? ठीक है, तो आज दोनों का प्लेस ऑफ सप्लाई मांगा है. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. ओके, चलो. तो यहां पे 3 जन है. मीडिया कनेक्ट एडवर्टाइजिंग कंपनी रजिस्टर्ड इन बेंगलुरु फैसिलिटेट्स एन अग्रीमेंट बिटवीन फॉरेन क्लाइंट एंड मीडिया ओनर. ओके, तो फॉरेन क्लाइंट है अपना और मीडिया ओनर है, और इन दोनों को मिलाने का काम करता है हमारा एजेंट जो है मीडिया कनेक्ट. ठीक है, तो मेरे भाई ये मीडिया कनेक्ट जो है वो बकायदा एज एन इंटरमीडियरी सर्विस दे रहा है, तो ये 13(8) में आ जाएगा. ठीक है, और मीडिया ओनर जो है बेसिकली जिसका नाम क्या है बताओ? मीडिया ओनर का नाम क्या है भाई? एडस्फीयर्स. ओके, वो बकायदा एडवर्टीजमेंट सर्विस देता है. ठीक है, तो वो 13(2) में आ जाएगा. ठीक है, तो आज मीडिया ओनर जो है वो सर्विस दे रहा है किसको? वो किससे? तो वो डिपेंड करता है वो किसको पैसा चार्ज कर रहा है. ठीक है, तो देखो एडस्फीयर जो है दोस्तों directly invoices Global Vision for providing media space worth $10,000 and foreign client pays Adspheres directly. तो भैया आज मेरा रिसीपेंट ग्लोबल विजन है, वो है यूके में, मेरा प्लेस ऑफ आ जाएगा यूके. ठीक है, डन. दूसरा, मीडिया कनेक्ट इनवॉइसेस ग्लोबल विजन. ओके, ग्लोबल विजन से मैंने पैसा लिया है फॉर फैसिलिटेशन सर्विस, तो इस केस में इंटरमीडियरी सर्विस है
इंटरमीडियरी सर्विस 13(8) में आता है, प्लेस ऑफ सप्लाई होता है उसका लोकेशन ऑफ सप्लायर ही, एंड दैट इज माय डियर फ्रेंड्स क्लियरली कहां पे, बेंगलुरु, तो बेंगलुरु हो जाएगा, तो यूके एंड बेंगलुरु। ओके, तो आज दोस्तों बेंगलुरु फॉर मीडिया कनेक्ट एंड यूके फॉर एड स्फीयर, एंड दैट इज बी। ओके, परफेक्ट, ठीक है, डन। नेक्स्ट इज Prince Narula, an unregistered individual residing in Delhi, orders a laptop from TechZone Private Limited, a registered seller based in Mumbai through Flipkart. He places an order for delivery to his office in Mumbai, but while placing the order, he provides his billing address in Delhi. Okay, तो दोस्तों बिलिंग एड्रेस उसका दिल्ली है, पर भाई उसका डिलीवरी एड्रेस मुंबई है। पर अपने को ऐसे केस में जहां पे रिसीपर अनरजिस्टर्ड हो, ओके, और ओटीसी सेल हो रहा है, ओके, वाया ई कॉमर्स ऑपरेटर, और डिलीवरी एड्रेस और बिलिंग एड्रेस है, तो अपन डिलीवरी एड्रेस के साथ ही जाएंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई। ठीक है, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई के दोस्तों हो गए हैं। इसके अलावा और दो केस है दोस्तों, 12(3) के रिलेशन में है और 12(2) के रिलेशन में है, यही है होर्डिंग्स के रिलेशन में, वो एक बार अमेंडमेंट पढ़ लेना बिकॉज वो लास्ट टाइम नहीं आया था। और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के रिलेशन में एक बार पढ़ लेना अमेंडमेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप एडहॉक अगर चार्ज करते हो, ओके, या फिर एक्चुअल चार्ज करते हो। एडहॉक चार्ज करते हो तो कॉम्पोजिट सप्लाई आ जाएगा अलोंग विद द रेंट, जहाँ पे रेंट और इलेक्ट्रिसिटी का एडहॉक अमाउंट है, तो भाई प्रिंसिपल नेचर रेंट का है, रेंट का जीएसटी लग जाएगा। एंड अगर बात करते हैं दोस्तों हम लोग किसकी, करेक्ट, ओके, अगर एक्चुअल अमाउंट की, तो वो एज अ प्योर एजेंट क्या है, आप पैसा ले रहे हो, तो वो सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड्स क्लियरली क्या है, चीजें इंक्लूड नहीं होगी एज पर रूल 33। ठीक, तो वो एक पढ़ लेना अपने एंड पे। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, रीजंस दिए हैं यहाँ पे, मस्त देख लेना। ओके, यस। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में। ओके दोस्तों, वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करें तो केआई लिमिटेड जो है, सप्लायर इशूज टैक्स क्रेडिट नोट टू के लिमिटेड फॉर अ डिस्काउंट ऑफ 6 लाख। व्हाट स्टेप्स शुड के टेक टू कंप्लाई विद रिस्पेक्ट टू 15(3) वाले सेक्शन। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले तो इंश्योर करना पड़ेगा दैट आईटीसी हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रिसिपेंट, obtain a CA/CMA certificate certifying the ITC reversal, provide a self declaration। नहीं, अगर 5 लाख के ऊपर क्या है आप क्रेडिट नोट इस तरह से इशू कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट अंडर 15(3)(b, तो भैया CA/CMA का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसीलिए आप पहला और दूसरा ऑप्शन लेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। ओनली डिस्क्लोज क्रेडिट नोट डिटेल्स इन 3B विदाउट एनी डिक्लेरेशन। ओके, नहीं बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड इज द केस, एंड विच इज वाई बी इज द ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं XYZ लिमिटेड की, जो सिक्योर करता है 30 करोड़ का लोन फ्रॉम ABC बैंक, एंड LMN लिमिटेड प्रोवाइड्स अ कॉर्पोरेट गारंटी फॉर 1 year विच इज रिन्यूड annually for 3 years. The agreed consideration for each year is 20 lakhs. If the applicable GST rate is 18%, what will be the total GST liability over 3 years? तो क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स, ओके, बात हो रही है 20 लाख की। 20 लाख का कंसिडरेशन है और आपका 1% ऑफ 30 करोड़ होता है 30 लाख, ये पर ईयर की बात हो रही है। आपको पता है दोस्तों, हमेशा हम लोग लेंगे क्या यहाँ पे, विच एवर इज हायर, तो हायर ले लेंगे हम लोग 30 लैक्स, मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेंगे दोस्तों, एंड दैट विल बी 90 लैक्स। तो 90 लैक्स का अगर 18% करते हैं तो दैट विल बी 16.2 लैक्स। ओके, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी माय डियर फ्रेंड्स 30 लैक्स पर ईयर एंड टोटल जीएसटी विल बी 16.2, तो आंसर विल बी बी। ठीक है, डन। पूरा एक्सप्लेनेशन दोस्तों क्या है हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है, सो टेंशन घेऊ नका। आंसर अगर नहीं भी मिला तो क्या कैलकुलेशन भी वहां पे दिखा है, सो टिप टॉप काम है दोस्तों सर का। सही लगे तो कमेंट कर देना, मजा आ गया। ओके, LMN प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों, लिमिटेड है सॉरी, प्रोवाइड्स कॉर्पोरेट गारंटी टू PQR फॉर अ लोन ऑफ 10 करोड़ फ्रॉम डी बैंक फ्रॉम डिफरेंट ड्यूरेशंस। 3 महीने के लिए 2 लाख है अग्रीड कंसिडरेशन, 6 महीने के लिए 6 लाख है। तो भाई ये अग्रीड कंसिडरेशन है, चलो तो एक गिवन इन्फॉर्मेशन अपने पास है। अब अपने को क्या करना, आपको याद होगा दोस्तों 1% पर एनम था वो, ठीक है, ऑफ गारंटीड ऑफर्ड, तो ऑब्वियसली हमको उसको तोड़ना पड़ेगा 3 डिवाइडेड बाई 12 एंड 6 डिवाइडेड बाई 12 से। ठीक है, परफेक्ट। तो दोस्तों आज अमाउंट गारंटीड कितना है, 10 करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो आज दोस्तों सिंपल सी बात है, 10 करोड़
multiply by 1%, multiply by 3 divided by 12, that is 2.5 lakhs. एंड यहां पे दोस्तों आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, ओके, दैट इज 5 lakhs. ठीक है, तो आज दोस्तों इसका है 2.5 lakhs कंसिडरेशन, इसका है 5 lakhs. तो यहाँ पे ये जीत जाएगा, यहाँ पे ये जीत जाएगा. तो 2.5 and 6 इज द आंसर माय डियर फ्रेंड्स. ओके, 2.5 and 6 lakhs. यस, और उसका जीएसटी ऑब्वियसली क्या है, उसका 18% हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? यस. तो बी विल बी द आंसर अगेन. फोर्थ क्या है दोस्तों, ABC provides a corporate guarantee to XYZ for a fixed term of 5 साल securing a loan of 20 crore. The agreed annual consideration for guarantee is 15 lakhs per year. ठीक है, 75 lakhs total for 5 years. Given the total GST rate is 18%. ओके, तो 5 साल का agreed consideration है दोस्तों 75 lakhs. ओके, तो आज दोस्तों मुझे भी क्या है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो 1%, क्योंकि वो पर एनम के बेसिस पे है ना. तो 5 years है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट गारंटी ऑफर्ड, दैट इज 20 crores. तो 20 crores मल्टीप्लाई बाय 1% मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 100 lakhs. 75 और 100 विच एवर इज 100. ओके, दैट इज 1 crore. तो अगेन आंसर विल बी बी. 1 crore इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी लायबिलिटी एट 12 lakh. ओके, यस. ABC Limited, a domestic parent company in India, provides a corporate guarantee to its domestic subsidiary XYZ Limited for a loan of 50 crores. The agreed consideration for the guarantee is 40 lakh. Okay, very important. DEF Inc., a foreign parent company based in US, provides a corporate guarantee to its Indian subsidiary PQR Limited for a loan of 100 crore. The agreed consideration for the guarantee is 1.5 crores. बेस्ड ऑन दिस डिटरमाइन द करेक्ट जीएसटी लायबिलिटी. ठीक है, तो आज सिंपल सी बात है दोस्तों, एक डोमेस्टिक कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी है. ओके, आप पहले क्या है फिगर आउट कर लीजिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है. तो पहले का है 40 लाख और दूसरे का है 1.5 crores. ठीक है, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स 50 crores का 1% इज ऑब्वियसली क्या है 50 लाख, तो ये जीत जाएगा. और यहाँ पे 100 crore का 1% इज 1 crore, तो यहाँ पे ये जीत जाएगा. तो 1.5 and 50 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई. अब 50 का क्या है दोस्तों 18% होता है क्या 9 लाख, और इसका 18% होता है 18 लाख. ठीक है, तो 9 लाख और 18 लाख वैल्यू है. ठीक है, एंड 9 लाख विल बी एज पर FCM एंड दिस विल बी एज पर RCM. क्लियरली सी इज द ऑप्शन माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे ABC लिमिटेड पेज 9 lakhs अंडर FCM एंड PQR लिमिटेड पेज 18 lakhs अंडर RCM. ठीक है, यस. ओके फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड, एक होल्डिंग कंपनी है विच हैड अर्लियर प्रोवाइडेड गारंटी कॉर्पोरेट गारंटी सिक्योरिंग अ लोन ऑफ 50 crores टेकन बाय इट्स सब्सिडियरी कंपनी DEF लिमिटेड फ्रॉम IDFC बैंक. Later, HDFC Bank took over the loan and ABC Private Limited renews the existing corporate guarantee for a renewal fee of 10 lakhs. What will be the GST liability दोस्तों? रिन्यूअल फी 10 लाख का है दोस्तों, इसीलिए उस पर क्या है 1% ले लेंगे एंड दैट माय डियर फ्रेंड्स विल बी ओके 10 lakhs का 1% एंड दैट विल बी क्लियरली दोस्तों ओके 10,000 का जीएसटी लायबिलिटी जो आता है 1800 वो हो जाएगा. ठीक है, डन. तो वैल्यू ऑफ सप्लाई माय डियर फ्रेंड्स विल बी ABC Private Limited, a holding company, had an earlier provided corporate guarantee for 50 crores taken by subsidiary DEF from IDFC Bank. Later on, HDFC takes over the loan and ABC Private Limited renews the existing corporate loan for a renewal fee of 10 lakhs. ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो 10 lakhs है और 50 करोड़ का अगर 1% पकड़ू तो ओके तो 10% आता है 5 करोड़ और 1% आता है 50 लाख. ठीक है, तो विच एवर इज हायर, तो 50 लाख आ जाएगा, उसका 18% बी वाला ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट, PQR Limited provides a corporate guarantee on behalf of LMN Limited to secure a loan of 10 crores from HDFC Bank. The agreed consideration for corporate guarantee service is 8 lakhs. HDFC Bank disburses the loan in 2 tranches, 5 crore and 2 crore later. GST is charged 18%. Determine the correct GST implications. ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे 10 करोड़ का 1% होता है 10 लाख या 8 लाख, विच एवर इज हायर 10 लाख आ जाएगा, जिसपे
1.8 लाख आएगा जीएसटी लायबिलिटी, और रिसिपेंट को भी 1.8 लाख का ही मिलेगा आईटीसी। ठीक है, डन। तो ये बी वाला इज द राइट इम्प्लीकेशन। ओके फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन की दोस्तों अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मिस्टर कबाड़ी किंग है, एक स्क्रैप डीलर है इन दिल्ली, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव सप्लाई करता है ऑफ मेटल स्क्रैप टू लोहा सिंह, अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि टैक्स ऑन दीज सप्लाई इज पेबल एज पर आरसीएम एंड मिस्टर कबाड़ी इज मिस्टर कबाड़ी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23। तो दोस्तों नॉर्मल क्या है कि भैया अगर आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो और टैक्स इज पेबल एज पर आरसीएम, तो प्लीज एक चीज याद रखना, क्या वो है ये कि भैया आपको एग्जेम्पशन है रजिस्ट्रेशन से, बिकॉज ना ही जीवन में आप टैक्स कलेक्ट करोगे ना ही पे करोगे। बट उसका एक एक्सेप्शन है दोस्तों, अगर आप मेटल स्क्रैप बेचते हैं तो यस, उसमें दोस्तों अगर आपने थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर दिया 10 लाख 20 लाख 40 लाख जो भी है, तो भैया आपको झक मार के क्या रजिस्टर करना पड़ेगा। दिल्ली में हो तो 40 लाख लिमिट होगा, एक्सीड होगा बिकॉज 100 लाख का सप्लाई किया है, तो उसको बेटा कोई एग्जेम्पशन 23 में नहीं मिलेगा, उसे सेक्शन 22 के तहत 22(1) के तहत रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। आंसर इज सी। ओके, एंड देयर माय डियर फ्रेंड्स इज नो, he must register under GST as the supplier of iron scrap as notified, okay, an exception under RCM। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं towards PQR traders fail to file GST returns for the period 1st April to 30th September, leading to cancellation of their GST registration on 1st of October due to non-compliance, which was with effect from 1st October 2024. They applied for revocation of cancellation on 1st of December and also filed pending returns up to 30th September at the time of application. However, they filed the returns for the period from 1st October to 1st December only on 5th of January. ठीक है, तो दोस्तों आज चलो उन्होंने पहला जो रिटर्न था वो तो 6 महीने का सही टाइम पे फाइल कर दिया, बट जो दूसरा रिटर्न था राइट, जो बेसिकली कैंसिलेशन ऑर्डर के बाद अप टू रिवोकेशन ऑर्डर क्या है आपको फाइल करना था, वो क्या है आपको फाइल करना था विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस, ओके, ऑफ सच रिवोकेशन ऑर्डर। और वो कब हुआ है दोस्तों, तो वो क्लियरली यहां पे लिखा है कि भैया वो है 1 दिसंबर को। तो आपको विद इन 30 डेज यानी 31 दिसंबर तक आपको कर देना चाहिए था, पर आपने किया है 5 जैन को, तो वो क्लियरली क्या है 30 दिन बाद हुआ है। भैया आपका जो क्या है ऑर्डर, कैंसिलेशन ऑर्डर रिवोक हुआ था वो वापस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यस। तो आज एक चीज याद रखना, PQR ट्रेडर्स registration will be cancelled again as they fail to file return within 30 days. B is the option. नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं खुराफाती ट्रेडर्स फेल टू फाइल जीएसटी रिटर्न्स फॉर द पीरियड 1 मई टू 30 अक्टूबर। अगेन दोस्तों 6 महीना आ गया, जीएसटी ऑफिसर ने डिसाइड किया कि इसका आरसी कैंसिल करेंगे। ओके, ऑर्डर डेटेड 1 नवंबर फॉर इट्स फेलियर टू फर्निश द रिटर्न्स। द registration was cancelled with retrospective effect from 1st May 2024 itself. A revocation application was filed on 1st December, but Khurafati traders couldn't file the pending GST returns because the period from 1st May to 30th October was disabled. A revocation order was later passed on 1st of Jan. In the given case, state which of the following is correct. Okay, तो क्लियरली दोस्तों आपको पता चल गया यहाँ पे कि द रिवोकेशन ऑर्डर वाज पास्ड ऑन 1st of Jan। यहां पे भी दोस्तों ओके, अगर आप गौर से देखेंगे तो रिवोकेशन ऑर्डर 1st of Jan को किया था आपको विद इन 30 डेज, यानी 31st Jan तक आपको क्या है सब रिटर्न्स फाइल कर देने हैं। और आपने फाइल कब किया है बताइए, आपने फाइल कब किया है माय डियर फ्रेंड्स? ओके, इन द गिवन केस स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके ठीक है, वो दिया ही नहीं, हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, सॉरी। Khurafati traders must file all the pending returns from 1st May to 30th October, नहीं, in fact 1st of January, okay, क्योंकि ये retrospective था, इसीलिए date when the cancellation came into effect up to the date of revocation order के returns आपको फाइल करने पड़ेंगे within 30 days from the date of revocation order, okay। तो आज दोस्तों ये चीज है, 1st May से लेके 1st Jan के आपको रिटर्न्स फाइल करने हैं by 31st of Jan. This is the right option my dear friends. ठीक है, डन, रजिस्ट्रेशन इज डन। नेक्स्ट दोस्तों फटाफट से बात करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स की।
A registered person was required to file GSTR 3B for October 2023 by 20th November, but filed it on 5th December 2023. His total tax liability was 1 lakh, out of which 70,000 was paid using ITC and 30,000 was paid using कैश. इसमें एक छोटा सा करेक्शन कर दो, यहाँ पे 30,000 के बदले 60,000 लिख देना, ठीक है. यस, और यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स हिज टोटल टैक्स लायबिलिटी वाज लिख दो जरा 70 प्लस 60 इज 130. Yes. The 30,000 was deposited in e-cash ledger on 18th of November and 30,000 दूसरा was deposited, my dear friends, in electronic cash ledger on 1st of December. What will the interest liability be under 88B? तो दोस्तों देखो, अक्टूबर महीने का लायबिलिटी था, आपको पे करना था 20th नवंबर को, ठीक है. इसने गलती क्या की कि उसने फाइल किया है 5th दिसंबर को, जबकि उसे 3B फाइल करना चाहिए था कभी 20th नवंबर को, ठीक है. तो यस, क्या उसने रिटर्न लेट फाइल किया है? यस. तो ऑब्वियसली टैक्स भी लेट पे किया होगा. बट मैंने आप समझिए कि थोड़ा टैक्स ऑलरेडी क्या है जमा कर दिया था ई कैश लेजर के अंदर, ठीक है. यस, और वो थोड़ा कितना था माय डियर फ्रेंड्स? 30,000. और वो कब जमा किया था? ड्यू डेट के पहले, 20th के पहले. गॉट इट. तो इट्स एज गुड एज के मैंने उतने अमाउंट का टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया, बिकॉज वो पैसा मेरे पास नहीं है, वो गवर्नमेंट के पास ही, वो ई कैश लेजर में ही है. और इसीलिए दोस्तों 60,000 पे नहीं, 30,000 जो ई कैश लेजर में डिपॉजिट नहीं हुआ था, उतने ही अमाउंट पे लगेगा इंटरेस्ट. तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय कितना डिले हुआ है? तो भैया आपको पता है यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स 1st दिसंबर को आपने डिपॉजिट किया, और वहां पे भी देखो 5th तक नहीं लेके जाऊंगा मैं, 1st तक ही लेके जाऊंगा, ठीक है. यस, तो आज दोस्तों नवंबर में आते हैं 10 दिन और दिसंबर में आता है एक, तो ये है 11 दिन डिवाइडेड बाय 365 डेज, ठीक है. डन. तो आज ये आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 365. दैट इज 162.73, दैट इज 163. तो आज नील एंड 163 डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है. डन. एक नया अमेंडमेंट है दोस्तों कि भले ही आपने क्या है फाइल लेट किया है रिटर्न ड्यू डेट से, टैक्स भी आपने लेट ही पे किया होगा, बिकॉज वो एक्चुअल डेबिट आपके ई कैश लेजर में तभी आता है, 5th को ही आएगा. बट आपने अपना जिम्मेवारी कर दिया है, आपने ई कैश लेजर में जमा कर दिया पैसा, तो भैया उस अमाउंट पे इंटरेस्ट गवर्नमेंट नहीं लगा सकता, क्योंकि वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं है, गवर्नमेंट के वॉलेट में आ चुका है. यही लॉजिक है दोस्तों, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं जीवन में. TDS and TCS. As per section 51, which of the following notified person fall under the list of deductors liable to deduct TDS under GST? Local authority, yes. Private company, nakore. Government agencies, yes. Society set up by state government, yes. PSUs, yes. Registered person receiving medal from registered person, yes. तो answer will be 1. B is the right option. फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग रिटर्न्स की. मिस्टर बी registered recipient purchase goods worth rupees 1 lakh from Mr. Anupam Mittal in an interstate transaction. How should this supply be reported in GSTR1 of Anupam Mittal? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, फोकस ये करो कि अनुपम मित्तल है, उसने माल बेचा है मिस्टर बी को. मिस्टर बी क्या है? एक रजिस्टर्ड पर्सन है, बात खत्म. आगे देखूंगा ही नहीं मैं, इनवॉइस वाइज ही होगा रिपोर्टिंग. दूसरा, मिस्टर डी unregistered recipient purchase good worth rupees 90,000 from Mr. Rohit in an intra-state supply. तो दोस्तों आज रोहित शर्मा जो है वो इंट्रा-स्टेट सप्लाई कर रहा है मिस्टर डी को, और वो भी 90,000 का. तो दोस्तों इंट्रा-स्टेट है और ये बंदा भी है क्या? अनरजिस्टर्ड पर्सन. तो दोस्तों ये कंसोलिडेटेड रेट वाइज रिपोर्टिंग ही होगा, एंड दैट विल बी बी, ठीक है. नेक्स्ट दोस्तों है विपुल गोयल है, वो कर रहा है क्या? इंटर स्टेट सप्लाई टू मिस्टर एन. और वो होगा क्या? अनरजिस्टर्ड पर्सन. 70,000 विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है. तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई है 70,000 है, एंड रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है, याद रखना. तो यहाँ पे
कंसोलिडेटेड स्टेट वाइज रिपोर्टिंग होगा, ठीक है, दैट इज बी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, टैक्स पेयर फाइलिंग GSTR1 मंथली, रिपोर्टेड सेल्स ऑफ 6 lakhs in GSTR1 for December 2024. However, he filed GSTR1 for December 2024 on 10th of Jan 2025, but later discovered on 15th January that sales of 1,50,000 was underreported. GSTR1 will be available on the portal from what date and until what can be filed. तो ऑब्वियसली दोस्तों क्या है, याद रखना GSTR1 का जो ड्यू डेट है, ओके, तो आज दोस्तों ड्यू डेट क्या है बताओ सबसे पहले। ओके, बात अगर हम लोग करते हैं जनवरी का, सॉरी GSTR1 फॉर दिसंबर सेल्स, ओके, तो आज दिसंबर की अगर बात करें दोस्तों तो ड्यू डेट तो है इसकी आपको पता ही है 11th of जनवरी, पर आपने फाइल किया, हाउएवर ही फाइल्ड द GSTR1 ऑन 10th of जनवरी, तो जो भी लेटर डेट होगा, ओके, जब आपने फाइल किया या जब ड्यू डेट है उसका, विच एवर इज लेटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 11/1, तो 11/1 के बाद और 20th के पहले, ओके, 11/1 के बाद पर 20th के पहले, ओके, तो ये पहला ही ऑप्शन है दोस्तों, वो ही आ जाएगा, ठीक है, डन। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं पीवीसी प्राइवेट लिमिटेड की, टैक्स पेयर फाइलिंग GSTR1 मंथली रिपोर्टेड सेल्स 6 लाख इन GSTR1 for December 2024. However, he filed GSTR1 for December on 10th of January, but later discovered on 15th that the sales of 1,50,000 were underreported. ABC amended their 2024 का December का sales in GSTR1 on 18th January. By when will these changes be reflected in 2B? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, क्लियरली ये क्या है, चेंजेस जो आपने किए हैं वो दिसंबर के मंथ के रिलेशन में किए, ठीक है। अब दिसंबर मंथ का 1 हम लोग फाइल करते हैं, कभी लेट्स से अगर ड्यू डेट पे फाइल अगर करना हो 11/1 का, तो उसका क्या आपका 14/1 को ही क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ITC, ठीक है। बट अगर आपने दोस्तों 1A में अमेंडमेंट किया है तो फिर वो जनवरी में आपने जो अमेंडमेंट किया है वो जनवरी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो फरवरी में रिफ्लेक्ट होगा, तो 14 फरवरी को रिफ्लेक्ट होगा, वो याद रखना, नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगे वो चेंजेस के ITC, ठीक है। ड्यू डेट क्या है GSTR4 का 30th जून हो गया, 30th अप्रैल से दोस्तों ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ये अपना हो गया रिटर्न्स। एग्जेम्पशंस की बात करें दोस्तों तो सिंपल सी बात है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST, तो बोला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड इन मुंबई प्रोवाइड्स affiliation service to Kendra Vidyalay Powai, a government school, and charges 1 lakh rupees. Okay, charges 1 lakh rupees, my dear friends. तो क्लियरली दोस्तों याद रखना, कभी भी गवर्नमेंट स्कूल को अफिलिएशन सर्विस दे रहे हो वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट, राइट, बट अफिलिएशन सर्विस यूनिवर्सिटी दे रहा है कोई कॉलेज को, टैक्सेबल, अगर कोई एजुकेशन बोर्ड दे रहा है कोई प्राइवेट स्कूल को, टैक्सेबल, ठीक है, तो आपको एग्जेम्प्ट पूछा है तो ओनली आंसर विल बी 1। नेक्स्ट सेकंड क्या है दोस्तों, स्टूडेंट एनरोल्स इन DCGA प्रोग्राम, ओके, अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन स्टूडेंट रिसीव्स अ कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय DGCA, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डेफिनेटली दोस्तों ये एग्जेम्प्ट है बिकॉज ये अभी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बन चुका है, ठीक है, यस। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू मंथली सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है। तो दोस्तों सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट कितने भी करो एग्जेम्प्ट ही होगा। रिटायरिंग रूम बुकिंग्स हैदराबाद में, ओके, रिटायरिंग रूम बुकिंग्स एट हैदराबाद ये भी एग्जेम्प्ट ही होगा। क्लॉक रूम फैसिलिटी एग्जेम्प्ट होगा। बैटरी ऑपरेटेड कार्स ये भी एग्जेम्प्टेड है। इंटर डिविजन मैन पावर लॉजिस्टिक्स, ओके, ऑफ रेलवेज ये भी एग्जेम्प्ट ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों ऑल अबव ऑफ देम इज एग्जेम्प्ट, ओके, 1 2 3 4 5 एवरीथिंग इज एग्जेम्प्ट, ठीक है, यस। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इंडियन रेलवेज डिपार्टमेंट ऑफ CG इज रेंटिंग अ कमर्शियल प्रॉपर्टी टू अदानी लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन गुजरात फॉर अ मंथली रेंट ऑफ दिस। दोस्तों चुपचाप इसमें याद रखना एक छोटा सा एक्सेप्शन आया है, ओके, किसमें, CG SG UTL अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस करते हैं टू अ रजिस्टर्ड पर्सन तो RC में लग जाता है, बट CG में एक एक्सेप्शन है इंडियन रेलवेज का। इंडियन रेलवेज अगर भाड़े पे देते हैं तो भैया वहां पे FCM होगा, इंडियन रेलवेज विल पे द टैक्स, तो टैक्सेबल एज पर FCM, ठीक है।
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन सर्विस। एडवेंचर, तो यहाँ पे दो ही चीज आपको याद रखनी है। पहला 90 डेज का मिनिमम 90 डेज का कंटिन्यूअस क्या है स्टे पीरियड होना चाहिए, और जो अमाउंट चार्ज किया गया है वो अप टू 20,000 ही होना चाहिए। ओके, यस, ओके, 20,000 पर मंथ ऑब्वियसली, ठीक है, डन। उससे ज्यादा निकला तो टैक्सेबल है, ठीक है, डन। तो आज दोस्तों सबसे पहले आप चेक करो कि ये समर कैंप वगैरह है, चार्जेस है 15,000 टू मिस्टर कुंद्रा फॉर अ 15 डेज स्टे, तो क्लियरली 90 डेज के कम है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। स्टूडेंट रिसाइडिंग इन कॉलेज हॉस्टल पेज 10,000 पर मंथ 12 मंथ्स, तो यार 20,000 के नीचे है रेंट और ये 90 दिन के ऊपर है, तो क्लियरली ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट, तो टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट। ओके, बी वाला केस। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन सर्विस, समर कैंप इन जयपुर चार्जेस 1500 फॉर 90 डेज। ओके, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। होटल ओबेरॉय इज रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन सर्विस थ्रू मेक माई ट्रिप टू मिस्टर राहुल, वे टैरिफ इज 5,000 पर डे फॉर 100 डेज। तो दोस्तों होटल अकोमोडेशन सर्विस टैक्सेबल हो गया अभी, एंड यहाँ पे सिंस होटल ओबेरॉय इज अ रजिस्टर्ड पर्सन तो टैक्स पेबल होगा एज पर 9(1) ओनली, ठीक है, डन। यानी होटल विल ओनली पे द टैक्स, तो पहला एग्जेम्प्ट आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ओके, टैक्सेबल एज पर एफसीएम, होटल विल पे द टैक्स। सेवेंथ क्या है माय डियर फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फॉलोइंग सर्विसेज दे रही है, तो दोस्तों ये सब सर्विसेज जो है वो सब हो जाएगी टैक्सेबल एक्सेप्ट 6th वन, एंड दैट इज कंसल्टिंग ऑन सोलर पावर इंस्टॉलेशन। दूसरी सब एग्जेम्पशन में या तो पहले थी जैसे ये, और या तो अब आ गई है अमेंडमेंट के बाद, ठीक है, तो सिर्फ 80,000 क्या है टैक्सेबल है, दूसरा सब क्या है बेटा एग्जेम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट है XYZ, ओके, लॉजिस्टिक्स, अ रजिस्टर्ड GTA प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू ABC प्राइवेट लिमिटेड along with लोडिंग अनलोडिंग एंड टेम्पररी वेयरहाउसिंग ऑफ गुड्स। तो दोस्तों सिंपल सी बात है यहाँ पे, ओके, अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सी बात है, GT अगर दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ लोडिंग अनलोडिंग टेम्पररी वेयरहाउसिंग जैसी एंसिलरी सर्विस भी दे रहा है, गवर्नमेंट ने उसे क्लियर कट बोला है कि ये कॉम्पोजिट सप्लाई है और यहाँ पे नेचुरली बंडल्ड है, प्रिंसिपल सप्लाई GTA माना जाएगा, तो 1,30,000 पे 12% रेट लग जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो 130 पे 12% लग जाए तो 15,600 आ जाएगा, ए विल बी द आंसर, ठीक है। ओके दोस्तों, बात करते हैं ITC का। अर्जुन परचेज गुड्स वर्थ ₹10 lakh from Krishna Traders on 10th of Jan. Krishna Traders forgot to report in GSTR1 and invoice did not reflect in Arjun's 2B. Sorry. What should Arjun do to claim ITC? Okay, claim ITC immediately. Krishna Traders has to file GSTR1 और amend GSTR1A before 3B, so it reflects in 2B. ठीक है, तो अपने को कुछ नहीं करना है, जो करना है कृष्णा को करना है। ओके, कृष्णा कर देगा ये चीज, तो अपने को नेक्स्ट टैक्स पीरियड में डेफिनेटली क्या है ITC लेने मिल जाएगा, ठीक है, डन, ठीक है। तो व्हाट शुड अर्जुन डू टू क्लेम, ओके, तो आंसर यहाँ पे एक्चुअली मैं ऐड कर देता हूं, यहाँ पे नथिंग, जो करना है कृष्णा करेगा, ओके, डन। XYZ लाइफ इंश्योरेंस ऑफर्स अ unit linked policy to a customer with a total premium of 1,20,000. The premium split is 80,000 for life coverage, okay, and दूसरा 40,000 to investment component for purchasing market units. Which of the following statement is correct regarding taxable value of the premium and ITC reversal under GST? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ये लाइफ कवरेज है और ये इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है, तो इसके रिलेशन में दोस्तों क्या है, ओके, क्लियरली कोई GST लगता नहीं है, जो भी लगता है इसी के रिलेशन में लगता है और इसीलिए उसके रिलेशन में उसे कुछ रिवर्स करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बी वाला देख लो, ओनली 80,000 लाइफ कवरेज इज सब्जेक्ट टू GST एंड नो ITC रिवर्सल फॉर 40,000 इन्वेस्टमेंट पोर्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, डन। मुझे नहीं लगता वो आ सकता है, बस डाल दिया मैंने, ठीक है, ओके। ABC मोटर्स एंड ऑथोराइज्ड कार डीलर परचेजेस कार डेमो कार a passenger vehicle with a sitting capacity of 5 persons, ठीक है, for 20 lakhs plus GST 3,60,000 from Tata Motors. This demo car is used to provide
trial runs and demonstrates features to potential customers and to promote the sale of similar cars in their inventory. Is ITC blocked under 17.5? आंसर इज नो. यहाँ पे आपने डेमो कार खरीदा है सो दैट आप उसे टेस्ट ड्राइव वगैरह दिखा सके और पोटेंशियल कस्टमर्स को फर्दर सप्लाई कर सके, और इसीलिए आपको इसका बिंदास मिल जाएगा क्या, ITC. तो यस, ITC ओके इज ब्लॉक फॉर मोटर व्हीकल्स. नहीं सॉरी, क्वेश्चन क्या है, इज ITC ब्लॉक्ड? तो आंसर इज नो. ITC is allowed because demo car is used for further supply of such similar motor vehicles. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लो एक बार. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों. ये है अपना गराज के रिलेशन में, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ठीक है, तो आज दोस्तों मिस्टर देवास है, गॉट हिज कार रिपेयर्ड 54,000 प्लस GST. गराज इशूड सिंगल इनवॉइस फॉर फुल अमाउंट इन द नेम ऑफ सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी. हाउएवर द अप्रूव्ड अमाउंट वाज ओनली 40,000 प्लस GST. तो भैया सिंपल सी बात है, ऐसे केस में ओके इंश्योरेंस कंपनी है, ओके उस पे इनवॉइस रेज हुआ है. ठीक है, और ऑब्वियसली क्या है उनका उसके वजह से आउटफ्लो होगा. अभी इनवॉइस रेज हुआ है 50,000 का, पर अप्रूव्ड कॉस्ट निकला 40 का. तो भाई सिंपल सा एजेंडा है, इनवॉइस कुछ भी बना जो अप्रूव्ड कॉस्ट होगा उस पे जो भी GST लगेगा वो आउटफ्लो पे ही आपको मिलेगा क्या, ITC. ठीक है, तो आज सुरक्षा को ITC मिलेगा 40,000 पे 18%, यानी कि 7200. सिंपल. गराज वाला तो कितने का भी बनाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है. तूने कितना अप्रूव किया, यानी तेरे जेब से कितना गया वो देख, और उस पे GST कितना लगा है वो देख, उतना मिल जाएगा ITC. ठीक है. इफ गराज इशूड 2 सेपरेट इनवॉइसेस, एक तुझे और एक क्या है वो पॉलिसी होल्डर को. ठीक है, तो आज सिंपल सी बात है, तुझे 40,000 पे जो 18% है उतने का ही ITC मिलेगा, दैट इज अगेन 7200. ठीक है, इफ गराज मिस्टेकनली इशूज द एंटायर ITC इन द नेम ऑफ मिस्टर दिवास, जो पॉलिसी होल्डर है, तो भैया तुझे बेटा तुझ पे इनवॉइस रेज हुआ है नहीं, सिंपल, तो तू पैसा भी नहीं देगा उनको. ठीक है, और तुझे ITC भी नहीं मिलेगा. ठीक है, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे 16(2) भी सेटिस्फाई नहीं होगा. द इनवॉइस इज नॉट इशूड इन योर नेम, तो यू डोंट इवन हैव द इनवॉइस. ठीक है, करेक्ट, दैट्स इट. तो यार यहाँ पे बोला है, कैन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम ITC? नो, इनवॉइस मस्ट बी इन द नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एज पर 16(2)B, नहीं एज पर 16(2)A, माई बैड. ओके, एंड AA बिकॉज पहले तो मेरे नाम पे है नहीं, ओके तो इसलिए मेरे पास होगा भी नहीं, और दूसरा मेरे नाम पे नहीं है, इसीलिए वो जब GSTR 1 भी फाइल करेगा तो एक्चुअली उसने इनवॉइस में किसी और का नाम लिखा है, किसी और का GST नंबर लिखा होगा, तो भैया वो किसी और के 2B में भी चला जाएगा. ठीक है, डन. सो कीप दिस इन माइंड, 6 का आंसर विल बी C. ठीक है, डन. नेक्स्ट दोस्तों क्या है, बात करते हैं टुवर्ड्स रिफंड. रिफंड में दोस्तों एक क्या है, नया केस ऐड हो गया है. ओके, एंड दैट इज additional IGST paid due to upward revision in the price of goods after export when the initial IGST refund has already been sanctioned. तो ऐसे केस में GST RFD 01 में ही क्या है आप क्लेम करेंगे, ओके आपका रिफंड. ठीक है, डन. दूसरा टाइम लिमिट क्या है, 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट. ओके यस, एंड यहाँ पे ABC Exports is filing GST RFD 01 to claim a refund of IGST on exports due to price revision. Okay, which of the following documents require? Okay, तो ओरिजिनल एक्सपोर्ट इनवॉइस, शिपिंग बिल, BRC चाहिए, प्रूफ ऑफ एडिशनल IGST पेमेंट चाहिए, रिको स्टेटमेंट चाहिए. तो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव, D विल बी द आंसर. ठीक है, डन, रिफंड इज डन. नेक्स्ट दोस्तों फटाफट से क्या है, अपील्स कर लेते हैं, सेकेंड लास्ट ही है. ओके, एज पर GST प्रोविजन व्हाट इज द फी filing of appeal or restoration of appeal in case of an order not involving demand of tax, interest and penalty? तो दोस्तों क्लियरली यहाँ पे है आंसर D. ओके, a fixed fee of 5,000 if the appeal does not involve tax, interest, penalty fee. Okay, as per prescribed monetary limits, what is the minimum disputed amount required for department to appeal before GST appellate tribunal? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो अमाउंट है वो है 20 lakhs. ठीक है, अच्छा मिनिमम हाई कोर्ट में कितना है, 1 करोड़, और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 5th में. ओके, बात हो रही है MNX प्राइवेट लिमिटेड की, वो रिसीव्ड अ डिमांड ऑर्डर फ्रॉम GST डिपार्टमेंट ड्यू टू अंडर पेमेंट ऑफ टैक्सेस.
द डिटेल्स आर टैक्स, डिमांड, इंटरेस्ट, पेनल्टी। ओके, CSNI 3 होती है। उन्होंने फाइल किया अपील अपेलेट अथॉरिटी में, ओके, विच वाज रूल्ड इन इट्स फेवर। नाउ द डिपार्टमेंट वांट्स टू फाइल एन अपील विद जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल। शुड द डिपार्टमेंट फाइल एन अपील? ओके, तो लेट्स चेक दोस्तों। याद रखना, जब टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी हो तो मैं इंटरेस्ट और पेनल्टी को तो देखूंगा भी नहीं, मैं सिर्फ टैक्स अमाउंट को टोटल कर दूंगा, C+S+I सबको। तो 9 + 9 + 1, 19 लाख ही है दोस्तों, 20 लाख एक्सीड नहीं कर रहा है ये। तो क्लियरली क्या है, भले ही मुझे ना पसंद आया डिसीजन, पर मैं अपील नहीं कर सकता बिकॉज मॉनिटरी लिमिट के ऊपर नहीं है ये। ठीक है, डन। तो आज दोस्तों नो, बिकॉज द टोटल टैक्स डिमांड डज नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट। ओके, नो, सिंस ओनली डिमांड ऑफ CNS। ओके, नहीं, टोटल टैक्स डिमांड, एंड टोटल टैक्स डिमांड यानी कि I + C + S सब आ जाएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट, RSTN कंपनी रिसीव्ड अ डिमांड ऑर्डर फ्रॉम लेट फी पेमेंट। तो लेट फी हो, इंटरेस्ट हो या पेनल्टी, याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, अगर सिर्फ पेनल्टी है तो पेनल्टी आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का आएगा। अगर तीनों है, ओके, तो फिर याद रखना सबका क्या है, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं लेट पेमेंट की। तो भैया हम लोग डिमांड इंक्लूड करता है क्या लेट पेमेंट में, इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों, तो दोनों ही ऐड करो आप। ठीक है, 4.5 + 4.5 + 1 + 6, 3 + 3 6, तो 35 लाख से ही। ओके, और आपको जाना है कहाँ पे, जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल में। डेफिनेटली क्या है, डिपार्टमेंट जा सकता है बिकॉज इट इज एक्सीडिंग 20 lakhs। ठीक है, यस, सिंस द टोटल अमाउंट एक्सीड्स थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ, मैं बोलूंगा ऑप्शन होना चाहिए ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। वो अंडरस्टूड इसीलिए भी है बिकॉज उसके अलावा कोई एलिमेंट भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सिग्मा ग्लोबल वाज ग्रांटेड अ रिफंड ऑफ 2 crore 35 lakhs by GST authorities. Later during departmental audit, the refund was found due to erroneous due to wrong ITC claim. The department raised a demand which was caused by High Court. Now the department is evaluating whether to appeal to High Court decision before Supreme Court. Can the department file the appeal? Okay. Whether to appeal High Court's decision before the Supreme Court. Okay. तो वो कंटेम्पलेट कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं, और उसके पास पावर भी है कि नहीं। ओके, तो क्लियरली दोस्तों अगेन यहाँ पे टैक्स का ही क्वेश्चन आ रहा है। ओके, रिफंड ऑफ टैक्स एंड विच इज क्लियरली मोर देन 2 crore, तो डेफिनेटली वो जा सकता है। यस, बिकॉज द रिफंड अमाउंट इज एक्सीडिंग, ओके, द सुप्रीम कोर्ट थ्रेशोल्ड ऑफ 1 crore। ओके, परफेक्ट। 1 crore क्या, सॉरी 2 crore। ओके, माय बैड, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके, इस थ्रेशोल्ड लिमिट 1 crore हाई कोर्ट का है रे। ओके, 20 लाख, 1 crore, 2 crore। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, केसेस will the department file an appeal irrespective of the monetary limits? Okay, where a provision of GST law has been held ultra vires to constitution, yes, उसमें लिमिट नहीं देखूंगा मैं। where an order, notification, instruction, circular has been held ultra vires to this act, yes, definitely यहाँ पे भी चला जाऊंगा। where adverse remarks have been passed, ईगो हट कर दिया है तूने यार गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट का, ऑफिसर्स का, यस, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द। ठीक है, क्या, ओके, ठीक है। लास्ट दोस्तों क्या मिसलेनियस देख लेते हैं क्या है। हु इज रिस्पॉन्सिबल नाउ फॉर एंटी प्रॉफिटेरिंग एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट? तो दोस्तों पहले एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी था, फिर CC आया, और अब है अपीलेट ट्रिब्यूनल का प्रिंसिपल बेंच। सिंपल इज दैट। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं अभी 16 सबसेक्शन 6 की। टाइम लिमिट फॉर टेकिंग ITC इन केस ऑफ रिवोक्ड रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन, क्या है ये, राइट। तो 16(4) में तो सिंपल पढ़ लिया दोस्तों कि भैया आपका इनवॉइस अगर अपने उसका ITC टाइम लिमिट पे नहीं लिया तो उसका लेटेस्ट टाइम लिमिट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे पहली दफ़ा ये एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेसिफिकली एक्सटेंशन की बात की। यस, तो जो टाइम लिमिट दिया था 16(4) के अंदर, राइट, उससे थोड़ा एक्सटेंशन मिलने जा रहा है विद द हेल्प ऑफ 16(6). अब वो सिनेरियो क्या है ये जानना है, एंड टू एक्सटेंशन दिया है वो जानना है। ठीक है, और एक्सटेंशन कब तक होता है ये डेट वो जानना है।
ये तीनों रीजंस जानने हैं, सिनेरियो, the reason of extension, and to what extent have they pushed it to, to what extent have they extended this to. ठीक है, so let's understand the scenario once. उसके लिए दोस्तों ये पूरा जो क्वेश्चन दिया है ना यहाँ पे, उसको ही टाइमलाइन फॉर्मेट में आपको दिखा, और वहां से हम लोग डिराइव करेंगे पूरा केस, और एक बार वो समझ जाएंगे उसके बाद आएंगे यहाँ पे जहाँ पे मैं आपको रीड करवाऊंगा ये पूरा केस। तो केस हम लोगों ने एक्चुअली समझा है, उसको थियरी फॉर्म में हम लोग उसे फाइनली उसे क्या करेंगे, रीड और फिर करेंगे कंफर्म। ठीक है, लेट्स गो माय डियर फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, हियर वी आर, वी आर राइट नाउ इन करंट फाइनेंशियल ईयर, फॉर एग्जांपल 26-20। ठीक है, अब हुआ क्या है, 1 सितंबर, ओके, वो कुछ कांड हुआ है, क्या कांड हुआ है वो पता चलेगा आपको 15 सितंबर को बेसिकली, ओके, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन पास किया है किसने, प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम विच डेट, 1 सितंबर, रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे। अब सिनेरियो क्या हो, ओके, एवरी टाइम व्हेन सम ऑर्डर्स फॉर अ कैंसिलेशन ऑफ आरसी एज अ टैक्स पेयर, आपका नेचुरल क्या होगा, पहले रिवोकेशन के लिए फाइल करो भाई, तो वही मैंने फाइल कर दी, डेट लिखी नहीं है, होगी कोई भी एज्यूम कर लो, डजन में, मुद्दा है कि अप्लाई कर दिया मैंने फॉर रिवोकेशन। अब इंटरेस्टिंगली हुआ क्या है माय डियर, हुआ है ये दैट 15 दिसंबर को, ओके, 15 दिसंबर को, ठीक है, रिवोक हो गया है आपका, रिवोक हो गया है आपका कैंसिलेशन, और आप वापस डेढ़ से हो गए हो जिंदा, डेढ़ से हो गए हो जिंदा। अब आपको बोला जाएगा क्या कि भैया या तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन, फिर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ, वो डेट से लेके अप टू द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर तक, ओके, जो भी ट्रांजैक्शंस आप रिटर्न फाइल कितने दिन के अंदर, तो बोला है विद इन 30 days डेट ऑफ रिवोकेशन, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर, एब्सोल्युटली। ठीक, ये सिनेरियो है। अब आप फाइल तो कर दोगे, ठीक है, क्या है, 21 दिसंबर को ही कर दिया है भाई, 5-6 दिन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे इशू क्या है वो समझिए, नॉर्मल चीज़ तो हम लोगों ने सब रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी की है, ठीक है, कि भाई आपका कैंसिलेशन ऑर्डर पास हुआ, प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस में, इस केस में रेट्रोस्पेक्टिव, फिर मैंने अप्लाई किया फॉर रिवोकेशन, फिर वो रिवोकेशन ऑर्डर आ भी गया, अब मुझे बोला है कि तू रिटर्न फाइल विद इन 30 days, मैंने वो भी कर दी। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये कि जब मैं रिटर्न फाइल करता हूँ, ओके, फ्रॉम फॉर विच पीरियड, फ्रॉम 1 सितंबर टू, ओके, क्लियरली 15 दिसंबर, ठीक है, दिस पीरियड, इसमें मेरे पास इनवॉइस आते हैं फरवरी और मार्च, जो मैं उस वक्त लेना भूल गया था, या तो जो कि फॉर एग्जांपल मेरे 2B में रिफ्लेक्ट नहीं, और वो हो गया है, या 2B में रिफ्लेक्ट हुआ था पर वॉइस ही क्या है, मिस आउट हो गया मेरे से ITC लेना, तो क्या मैं उसका ITC ले सकता था, यस, फरवरी और मार्च का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी फॉर एग्जांपल दैट वे 25-26, तो फरवरी और मार्च के इनवॉइसेस है, तो क्लियरली 30 नवंबर 2026 ले सकता था इसका ITC, करेक्ट, यस। डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न तो अभी का सीन ही नहीं है, बिकॉज क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे उसके पहले ही मारामारी चालू हो गया, कैंसिलेशन हो गया, मैं ही डेड हूँ, तो एनुअल रिटर्न कहाँ से फाइल, ठीक है, तो वो फाइल हुआ नहीं है तो उसको छोड़ो, फिर एक ही डेट बचा 30 नवंबर, ठीक, 30 नवंबर पहले मुझे ये फरवरी और मार्च का इनवॉइस, राइट,
जो मुझे सितंबर में मिले था, बट बिकॉज ऑफ दिस एंटायर कांड, क्योंकि जब मैं लेने गया था डेड मेरा ओके रजिस्ट्रेशन, मेरे अपने पोर्टल खोल रहा हूँ, पोर्टल ही नहीं खुल रहा है भाई, क्योंकि मेरा आरसी ही कैंसल्ड है, मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो ऐसे सिनेरियो में क्या मैं आईटीसी ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा। और क्या मैं एलिजिबल था? हाँ एलिजिबल था मैं। अगर ये कोई कांड नहीं होता तो क्या मैं एलिजिबल था? 100% था। अगर ये कैंसलेशन वैंसलेशन नहीं आता तो मैं 30 नवंबर के पहले ले लेता बिंदास। बड़ी कैंसलेशन वगैरह आया कि मैं नहीं ले पाया, क्योंकि मैं जिंदा भी हो रहा हूँ 30 नवंबर के बाद तकरीबन 15 दिसंबर को, और तब तक वो टाइम लिमिट ऑलरेडी लैप्स हो चुका है। यस, और वो लैप्स करवाने का जिम्मेवार आपने लिया, गवर्नमेंट आप जिम्मेवार हो इसके। मेरे पास तो टाइम था, पर ये सब कारण हुआ आपके कारण हुआ, और आपके कारण मैं वो आईटीसी नहीं ले पाया। तो आप ही अब इसका सोल्यूशन बताओ और मुझे बताओ कैसे इसका आईटीसी लूँ। तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है चल, अग्रीड अग्रीड कि तेरा इनवॉइस वैलिड था और मेरे कारण ही क्या है तो वो आईटीसी नहीं ले पाया, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसी टाइम लिमिट जो है ओके उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। कितना एक्सटेंड कर दिया माय डियर फ्रेंड्स? ओके, तो बोला जो लास्ट डे ना रिटर्न फाइलिंग का, वहाँ तक तो क्या है ओके आईटीसी ले सकता है। और वो लास्ट डे क्या है? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर। ओके, तो इस केस में अगर हम लोग पकड़ने जाए तो 15 दिसंबर से ओके 15 दिसंबर से हम लोग 30 डेज गिने, तो दैट हैपेंस टू बी व्हाट? ओके, दैट हैपेंस टू बी 14 जैन, राइट? यस, तो 14 जैन तक डेफिनेटली क्या है तुझे आईटीसी मिल सकता है। आर यू गेटिंग इट? यस माय डियर फ्रेंड्स, 14 जैन तक ले लो। तो जो अपना 30 नवंबर था उसको धकेल के 14 जैन कर दिया है। परफेक्ट। इसको मैं अगर न्यूमेरिकली भी अगर बोलूँ सॉरी थियोरेटिकली भी अगर बोलूँ तो 30 जैन ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन विच इनवॉइस इज इशूड, राइट, वो, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न वो होता है जनरली 16/4, करेक्ट? यस, उसको एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने, कहाँ तक? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर तक। परफेक्ट। यस, इन दिस केस 14 जैन। अब एक काम करते फटाफट से, क्या है ओके मैं एक छोटा सा रीडिंग ले लेता हूँ of whatever I have explained so that you can exactly tally with what I have explained. ठीक है, let's go and understand. Okay, it says time limit for taking ITC in case of revoked registration cancellation. ठीक है, in case where registration of a taxpayer is cancelled, okay, as it was in the example, and subsequently it is revoked, okay, return for the period from the date of effective date of cancellation या फिर ओके डेट ऑफ कैंसिलेशन। डेट ऑफ कैंसिलेशन प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जब कैंसिलेशन होता था, और इफेक्टिव डेट जब रेट्रोस्पेक्टिव से होता था, ठीक है, टिल द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर कैन नॉट बी फाइल्ड ऑन द पोर्टल बाय टैक्सपेयर स्टिल देयर कैंसिलेशन ऑफ आरसी इज रिवोक्ड। ऑब्वियसली रिवोक जब तक नहीं होता तब ये रिटर्न्स फाइल नहीं हो सकते। इन सच केसेस वेयर द रिसीपेंट हैज नॉट क्लेम्ड द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस or debit note pertaining to the financial year, and in meantime the time limit of 16/4 has lapsed, he will not be entitled to avail ITC. तो अगर ये कांड के पहले ही क्या है आपका जो 16/4 का टाइम लिमिट है वो लैप्स हो चुका है, ठीक है, तो वो गलती आपकी है, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बट सिचुएशन क्या है, डिफरेंट हो जाती है। कॉन्सिक्वेंशियली रिलैक्सेशन हैज बीन गिवन and the time limit to avail ITC under 16/4 in respect of invoice or debit note is extended till the date of filing return, in cases where returns for the period from the date of cancellation or effective date of cancellation up to the date of revocation of cancellation registration are filed within 30 days of the revocation of registration. ये यहां तक एक्सटेंड हो जाएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी ऑफ द सेड इनवॉइस और डेबिट नोट अंडर सेक्शन 16/4 हैज
already expired on the date of cancellation of registration. Absolutely, my dear friends. Okay, has not already expired. तो जैसे हमारे केस में ओके क्लियरली वो 30 नवंबर तक ले सकता था, बट वो कांड हुआ कैंसिलेशन का, इसके लिए मैं डेड हो गया और मैं आईटीसी नहीं ले पाया। और फिर जब जिंदा हुआ तब दिसंबर हो चुका था, तो हमारा टाइम लिमिट सरपास हो गया था उनके कारण, और इसीलिए मैं नहीं ले पाया। तो गवर्नमेंट उस केस में बोलता है ठीक है, इस केस में मेरा मिस्टेक है, माई मिस्टेक, आई ओन इट। तो मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, कहाँ तक, 30 नवंबर का था 14 जैन तक, विच इज ओके विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर। यू गेटिंग इट? यस माय डियर फ्रेंड्स। तो बस ये एग्जाम्पल को अपने दिमाग में बैठा लेना, आरटीपी का ही एग्जाम्पल है ये एक्चुअली। ओके, ये जो आकर्ष ट्रेडर्स का है वही मैंने ओके प्रॉपर टाइमलाइन में डाला है। उसका क्या है, क्लियरली आप आंसर भी क्या पढ़ सकते हैं, उसी को मैंने डाल दिया, सो दैट क्या आपके दिमाग में छवि रहे एग्जैक्टली इशारा किस बात की तरफ है। और यही क्वेश्चन कई बार क्या है सीधा पूछा जाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अमेंडमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये पूछा नहीं गया था लास्ट अटेम्प्ट में, और इस अटेम्प्ट में और भी स्पेशल हो जाता है। ठीक है, डन, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे खत्म करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 16(6) एंड ऑल्सो द चैप्टर ऑफ आईटीसी। ठीक है, आईटीसी यानी आईटीसी पार्ट 1 ना, पार्ट 2 बाकी है।